हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आदिकाल से संबंधित है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी म्हारा कंतु लज्जेजम तू बैसी अहू जई भग्गा घरु एंतु का तात्पर्य है। इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका केवल ए और डी, इसका आंसर एक तो पहला है और एक डी है, मतलब कि अर्थ है। ठीक है, पहला अर्थ है कि हे बहना अच्छा हुआ जो मारा, ये है मेरा कांत मारा गया, और दूसरा अर्थ डी वाला है। अगला प्रश्न है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, रेवा तट पर मृगया के लिए। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गोरी सुंदर पालती केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली देव जेठ के संग। यह एक पहेली है, इसका अर्थ बताना है कि क्या होगा इसका अर्थ। राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसका अर्थ है अरहर। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। ऑप्शन सी पुरुष परीक्षा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बी और डी। ठीक है, बी और डी में आता है वयः संधि और अनमेल विवाह। विद्यापति की पदावली में जो मुख्य विषय वर्णित है, इसके लिए राइट आंसर है कि वयः संधि और अनमेल विवाह इसका मुख्य विषय है। पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहेली का अर्थ बताना है कि क्या है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसका अर्थ है आग। रेवातट समय में वर्णित गजनी रेस की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, ए और सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। एक तो पहला ऑप्शन सही है और एक सी वाला ऑप्शन सही है। रेवा तट के लिए पहला है कि गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणिमाणिक्य देकर गोरी को बंदी गृह से मुक्त कराया। एक तो यह सही है। और सही है कि सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उनके घर भेजा। रेवातट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रबरदाई ने कवित्व संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्व के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित्व संज्ञा वे छंद हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, छप्पई। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के प्रारंभिक 4 चरणों का सही अनुक्रम है। तो शुक्ल जी की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, और 4 चरण जो थे इसमें क्या क्या थे उनका सही अनुक्रम बताना है कि पहले कौन सा चरण था। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। पहले आता है अपभ्रंश काल, फिर सामान्य परिचय आता है, उसके बाद देश भाषा काव्य, और अंतिम जो था इनका फुटकर रचना। मतलब कि जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है। पहले सामान्य परिचय दिया है, उसके बाद अपभ्रंश काल दिया है, फिर देश भाषा काव्य दिया है, और उसके बाद दिया है फुटकर रचनाएं। इस प्रकार इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। अगला प्रश्न है, देसिल बहना सब्जन मिठा तय तैसन जमपऊ अवहट्टा, किसने कहा है। यह पंक्ति किसकी है। इसके लिए राइट आंसर विद्यापति की पंक्ति है। यह
सिद्धों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये दोनों अवहट्ट भाषा की रचनाएं हैं, विद्यापति की रचनाएं हैं। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? इसका आंसर है अब्दुल रहमान। आदिकाल में अब्दुल रहमान ने अवहट्ट भाषा में रचना की है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्षा ऋतु में गाया जाता है आल्हा। इन रचनाओं को उनकी रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। जो रचनाएं हैं रचनाकारों के साथ सुमेलित करनी है और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है। खुमार रासो रचना है दलपति विजय की। परमार रासो रचना है जगनिक की और विशलदेव रासो है नरपति नाहल की रचना तथा पृथ्वीराज रासो जो रचना है यह है चंद्रवरदाई की। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, विद्यापति को कहा जाता है। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, बौद्ध और सिद्ध जो रचनाकार हैं इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी है इसके लिए। विजयपाल रासो की भाषा अपभ्रंश है। चरिया गीत संध्या भाषा में है। विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में है और पृथ्वीराज रासो की रचना हिंदवी में हुई है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन सी, डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र हैं शब्दानुशासन के लेखक। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी रचना है अमीर खुसरो की। इनमें से कौन सा युग्म संगत है? तो बीशल देव रासो नरपति नाहल की रचना है। अगला है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? डिंगल भाषा का संबंध है हरियाणवी साहित्य से, राजस्थानी साहित्य से। डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ये आदिकालीन रचनाएं हैं, इनका सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, भरतेश्वर बाहुबली रास, थूरी रास, नेमी रास, संगीत रत्नाकर। पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि हैं? पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि हैं? ऑप्शन सी, 10वीं शताब्दी के कवि हैं पुष्यदंत। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए, कुवलय माला कथा, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ए का दूसरा है स्वयंभू पवनचरी की रचना है। पुष्यदंत की
स्वयंभू की रचना पौमचरी है। पुष्यतंत्र की रचना का नाम है महापुराण। अब्दुल रहमान की रचना का नाम है संदेश रासक। और सबरपा की जो रचना है उसका नाम है चर्यापद। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेल कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट की रचना का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर शर्मा की रचना है, दामोदर भट्ट दिया है इसमें। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और नरपति नहाल की रचना का नाम है बीशल देव रासो। और रोडा की जो रचना है वह है राहुल वेल। अगला प्रश्न है, गोरखबानी के संपादक हैं। गोरखबानी के संपादक, राइट आंसर ऑप्शन डी है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, गोरखबानी के संपादक। अगला प्रश्न है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोई उक्ति है, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो की यह उक्ति है। अगला प्रश्न है, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। खालिक बारी क्या है? खालिक बारी रचना इनकी क्या है? यह है फारसी हिंदी शब्दकोश। खुसरो की जो रचना खालिक बारी है वह फारसी हिंदी शब्दकोश है। अगला प्रश्न है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है आनंद कुमार स्वामी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है आनंद कुमार स्वामी ने। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? हठ योग का प्रभाव निम्न कवियों में से किस पर पड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है गोरखनाथ पर हठ योग का प्रभाव पड़ा है। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? काल के अनुसार सही अनुक्रम, राइट आंसर ऑप्शन सी है पौमचरियो खुमान रासो बीसलदेव रासो चंदनबाला रास। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। ऑप्शन जी इसका राइट आंसर है व्याकरण। इसका विषय जो है वह व्याकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय व्याकरण है। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। इनमें से कौन से कवि हैं जो 8वीं शताब्दी में नहीं आते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है इसके लिए हेमचंद्र। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो मैथिली का प्राचीनतम है? ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर। बौद्धगान और दोहा का संपादन किसने किया? बौद्धगान और दोहा का संपादन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान और दोहा का संपादन किया। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? ऑप्शन सी अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद है दोहा या दूहा। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। संदेशरऊ सबिथरऊ पई मई कहड़ऊ न जाई जे कालांगुली मूंदड़ऊ सो बाहड़ी समाई, यह काव्य पंक्तियों की रचनाकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी है अध्यमाण। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। और नेमिनाथ रास यह सुमति गणी की रचना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन डी
सबसे पहले श्रावकाचार आती है, फिर भारतेश्वर बाहुबली रास, फिर चंदनबाला रास और उसके बाद रेवंतगिरी रास। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक और कीर्तिलता। दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक और कीर्तिलता। संत मत के अलावा शब्द यानी कि शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, नाथ पंथ में हुआ था। इसके अलावा संत मत के अलावा जो शब्द या शब्द है इसका प्रचलन नाथ पंथ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसके लिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। पहले का दूसरा और बी का पांचवा है, सी का पहला और डी का तीसरा। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियों, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधक से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य से छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में इसके कुछ आगे के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।